स्वागत है। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की एक जीती जागती कहानी है। आज के इस गहरी पड़ताल में हम भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध विरासत स्थलों की यात्रा करेंगे। ये वो जगहें हैं जो हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे गौरव को दुनिया तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ इमारतों की एक लिस्ट नहीं होगी। ये उन विचारों, उन विश्वासों और उस कला की कहानी है जिसने इस जमीन को एक आकार दिया है। हर स्थल अपने आप में एक पूरा अध्याय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगरा से, जहां प्रेम की सबसे खूबसूरत मिसाल खड़ी है, ताजमहल। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ताजमहल को मुगल वास्तुकला का शहर माना जाता है। शाहजहां के दौर में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल मतलब अपनी चरम सीमा पर था। ये एक विशाल सिमेट्रिकल इमारत है जिसे एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। और इसकी दीवारों पर वो जो काम है, पारचिनकारी है ना? हाँ, पारचीनकारी और पत्थर की बारीक जाली का काम। इसकी बनावट में संतुलन का बहुत खास ध्यान रखा गया है। जैसे मुख्य मकबरे के पश्चिम में एक मस्जिद है, अच्छा। तो उसी के संतुलन के लिए पूरब में हूबहू वैसी ही एक इमारत बनाई गई ताकि पूरी संरचना में एक सिमिट्री बनी रहे। कमाल है। चलिए अब दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, जहां भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है, कुतुब मीनार। इसे तो दिल्ली सल्तनत की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मीनार नहीं है बल्कि उस दौर की इस्लामी स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी बनावट, इस पर की गई कुरान की आयतों की नक्काशी और इसका विशाल आकार, सब कुछ उस दौर की शक्ति और कला को दिखाता है। और दिल्ली में ही मुगल साम्राज्य की शान का प्रतीक है लाल किला। ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि आज भी हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा फहराते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं रही है ना, ये भारत की संप्रभुता का एक जीवंत प्रतीक बन चुका है। सही कहा। लाल किला उस विशाल किलेबंद शहर का हिस्सा था जिसे शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के रूप में बसाया था। इसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास जैसी खास इमारतें हैं और इसकी वास्तुकला में हमें मुगल शैली तो साफ दिखती है, जैसे मेहराब और गुंबद। लेकिन यहाँ लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है जो इसे एक अलग ही पहचान देता है। अच्छा, अब हम चलते हैं महाराष्ट्र, जहां अजंता की गुफाएं हैं। ये बौद्ध धर्म और प्राचीन भारतीय चित्रकला का एक अद्भुत संगम है। कहते हैं कि इन गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स आज भी ऐसी लगती हैं मानो अभी बोल पड़ेंगी। ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है कि लगभग 2000 साल पहले के कलाकारों ने मतलब बिना आधुनिक तकनीक के इतने जीवंत रंग और भाव कैसे बनाए होंगे। ये चित्र जातक कथाओं को दर्शाते हैं जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। तो ये कला और आस्था का एक अनूठा मेल है। बिल्कुल। और महाराष्ट्र में ही एलोरा की गुफाएं हैं जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जानी जाती हैं। ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की एकता का प्रतीक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एलोरा की सबसे असाधारण बात है यहाँ का कैलाश मंदिर, गुफा नंबर 16। ये कोई ईंट या पत्थर जोड़कर बनाया गया मंदिर नहीं है। नहीं, इसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। ये इंजीनियरिंग और मूर्तिकला का एक ऐसा कारनामा है जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। ठीक है, तो चलिए इसे और खोलते हैं। हम्पी, जो कभी शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, आज यहाँ के खंडरों में भी एक पूरे साम्राज्य का इतिहास गूंजता है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। इसका जिक्र रामायण में किष्किंधा क्षेत्र के रूप में भी मिलता है। तो ये सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि एक पवित्र तीर्थ स्थल भी था। इसे पंपा क्षेत्र भी कहते थे। लेकिन 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद इस शहर को 6 महीनों तक लूटा गया और फिर वीरान छोड़ दिया गया। इसे कलात्मक माना जाता है। इस मंदिर में पत्थर का बना एक रथ है जो हम्पी का प्रतीक बन गया है और साथ ही यहाँ सारेगामा पिलर्स यानी संगीत वाले खंभे भी हैं। हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है। जिन्हें थपथपाने पर संगीत की अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। इसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर है जो आज भी एक सक्रिय पूजा स्थल है। अब मध्य प्रदेश की ओर, जहां खजुराहों के मंदिर अपनी अनोखी और विश्व प्रसिद्ध मूर्ति कला के लिए जाने जाते हैं। ये भारतीय स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। हाँ, और इन मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां उस दौर के जीवन के हर पहलू को दर्शाती हैं, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या व्यक्तिगत। ये इस बात का प्रतीक है कि उस समय के समाज में जीवन को एक समग्र रूप में देखा जाता था।
अब ओडिशा में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो सूर्य देव को समर्पित है, इसका वो जो रथ के आकार का डिजाइन है वो इसे दुनिया भर में खास बनाता है। बिल्कुल, यह मंदिर ही एक विशाल रथ की कल्पना पर आधारित है, जिसमें पत्थर के 24 पहिए हैं और जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। यह डिजाइन सिर्फ कलात्मक नहीं है, बल्कि समय और ब्रह्मांड के चक्र का एक गहरा प्रतीक भी है। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि पहियों को धूप घड़ी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अब चलते हैं राजस्थान। आमेर का किला राजपूत शौर्य और स्थापत्य का एक शानदार प्रतीक। ये राजस्थान के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय किलों में से एक माना जाता है। आमेर किला राजस्थान के पहाड़ी किलों के उस समूह का हिस्सा है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। और ये सिर्फ एक सैन्य किला नहीं है, बल्कि एक भव्य महल परिसर है। इसका निर्माण राजा मानसिंह ने शुरू करवाया था। और इसकी कला में हिंदू और मुगल दोनों शैलियों का असर दिखता है ना? बिल्कुल, एक सुंदर मिश्रण दिखाई देता है, खासकर दीवाने आम और शीश महल जैसी जगहों पर। और हमारी सूची का आखिरी पड़ाव है मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप। ये बौद्ध धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, और ये शांति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, स्तूप के तोरणों यानी प्रवेश द्वारों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को बड़ी बारीकी से उकेरा गया है, लेकिन कहीं भी उन्हें मानव रूप में नहीं दिखाया गया है। अच्छा, तो फिर कैसे दर्शाया गया है? उनकी उपस्थिति को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे कि बोधि वृक्ष, खाली सिंहासन या उनके पद चिन्ह। ये प्रारंभिक बौद्ध कला की एक बहुत बड़ी खासियत है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये 10 स्थल सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानियां हैं प्रेम की, शक्ति की, आस्था की और कला की। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अतीत कितना समृद्ध और विविधताओं से भरा रहा है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है, जिस तरह विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद हम्पी एक भूला हुआ साम्राज्य बन गया, या अजंता की गुफाएं सदियों तक गुमनामी में रहीं। हमें यह सोचना चाहिए कि हम आज की अपनी विरासत को भविष्य के लिए कैसे संजो रहे हैं। क्या आज की हमारी रचनाएं सदियों बाद लोगों को हमारे दौर की कोई कहानी बता पाएंगी? ये एक विचार करने वाली बात है।